मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। सीएम धामी ने संत रविदास जयंती पर शुभकामनाएं दी। कहा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रेरणादायक। 26 फरवरी को हंगामेदार होगा बजट सत्र से पहले विपक्ष तैयार कर रहा है कई अहम मुद्दे। विधायकों ने भी 350 प्रश्न तैयार किए। 28 को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। 5 लोकसभा सीट के लिए 3 बड़े सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे। बूथ से लेकर प्रदेश के नेताओं को चुनावी टिप्स देंगे। 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज। गढ़वाल आयुक्त ने 15 अप्रैल तक विभागों को व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के दिए निर्देश। 1 से 3 मार्च तक राजभवन में होगा बसंतोत्सव। कई प्रजातियों के फूलों की लगेगी प्रदर्शनी। 3 दिन आम लोगों के लिए खुला रहेगा राजभवन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का। रुक करेंगे खबर का। इस साल 25 फरवरी से शुरू हो रही शारदीय कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु के जुटने की उम्मीद है। तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। देखिए रिपोर्ट। इस साल 25 फरवरी से शुरू हो रही शारदीय कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कल हमारी टीम में भी विजिट करनी है किस क्षेत्र से हमारे मैक्सिमम कांवड़ यात्री आते हैं। उस क्षेत्र में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप करना है, सड़कें कहाँ पे ठीक करनी है, किस लेन से उन लोगों को ले जाना है। तो ये पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है और जहाँ टीम ने बताया कि उस जगह पे काम होना उसको हम करते हैं। बुधवार को हरिद्वार में हुई बैठक में आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया। आगामी जो सर्दी कांवड़ की यात्रा स्टार्ट होनी है उसके संबंध में जो हमारे एसपी सिटी और उनकी अध्यक्षता में कल जो है एक जो स्थलीय निरीक्षण किया गया था, कहाँ पर फोर्स की डिमांड है और कितने फोर्स की डिमांड की जानी है, उसी आधार पर हम लोग इस पर फोर्स को डिप्लॉय करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस सालाना यात्रा में पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। भगवान शिव को खुश करने के लिए भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं, जिन्हें कांवड़ियां कहा जाता है। कांवड़िये गंगा से जल लेकर जयकारे लगाते हुए पैदल लौटते हैं और अपने घर के पास के शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर पे लक्सर बीआरसी कार्यालय परिसर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित किए गए हैं दिव्यांग जागरूकता शिविर में खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक समन्वयक राजवीर सिंह ने कहा है कि यदि दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण और आगे बढ़ाने के अवसर दिए जाएं तो बच्चे भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने पूर्ण रूप से मुख्य धारा में लाया जा सकता है। शिविर में दिव्यांग बच्चों की कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आज जो कार्यक्रम हमने रखा गया है, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं लक्सर में, तो उनके जो अभिभावक हैं, उन अभिभावकों से मिलकर के कैसे उन बच्चों का रख रखाव और किस प्रकार से उन बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है, कैसे उन बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, उसका वातावरण निर्माण करने के लिए इन बच्चों को यहाँ बुलाया गया और इनके गार्जियन को भी यहाँ बुलाया गया। हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। आज भी यहाँ जो बच्चे आए बड़े उत्साह के साथ उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जो स्वस्थ बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं, इन्हें पछाड़ने का काम करेंगे। और पिछली बार तो जो प्रतियोगिता यहाँ रखी गई थी, हमने दूसरे बच्चों को भी बुलाया था। जो हमारा दिव्यांग बच्चा था एक, वही उस प्रतियोगिता में फर्स्ट आया था। तो आज भी देखने में आया है। डोईवाला और रानी पोखरी क्षेत्र के तमाम आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने डोईवाला तहसील में प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है। सभी आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने के साथ ही मानदेय बढ़ाते हुए सभी 7 सूत्रीय ज्ञापन पर कार्रवाई की मांग की गई है। अपनी उपेक्षा के खिलाफ
क्षेत्र की तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने डोईवाला में गुरुद्वारे से बाजार होते हुए तहसील में पहुंची हैं और शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। जो डोईवाला क्षेत्र के आंगनबाड़ियाँ हैं ये तहसील में आई हुई है और इन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है, मुख्यमंत्री जी के नाम से है। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो हमारी जो ये हड़ताल है ये पूरे प्रदेश में प्रदेश लेवल की मांग है इनकी, और इनके जो मुख्य बिंदु है मानदेय से और उससे संबंधित है अन्य बिलों से। जहाँ तक निर्वाचन की बात है, ठीक है, अभी इनकी मांग है और पूरे प्रदेश का प्रकरण है, तो हो सकता है उच्च स्तर से जल्दी इसका संज्ञान लिया जाएगा। सुनीता राणा है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और हमारा ये आंदोलन काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन हमारी उत्तराखंड सरकार बिल्कुल कानों में रूई डाल के बैठी है। तो आज इस रैली के माध्यम से हम सरकार को जगाना चाहते हैं। अगर ये सरकार नहीं जागी, हमारी महिलाओं की समस्या नहीं सुनी, तो आने वाले निर्वाचन कार्य का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। सरकार से डिमांड है वो ये है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक हम राज्य कर्मचारी घोषित नहीं होते तब तक हमें कम से कम न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले देहरादून में बजट सत्र आयोजित करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण की अध्यक्षता में बैठक में सत्र की सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बता दें कि धामी सरकार विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। 26 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। वहीं चुनाव से पहले शुरू हो रहे बजट सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। दरअसल कांग्रेस विधानसभा का बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलने की सरकार की मांग कर रही है। आपको बता दें कि इसी के साथ कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने के भी विरोध में है। कांग्रेस ने बजट सत्र दून में कराने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। कांग्रेस सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। इसी के साथ कांग्रेस ने 27 फरवरी को गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित करने का भी फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि राज्य आंदोलन के समय आंदोलनकारी अस्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं। पर्वतीय कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण को विधानसभा भवन समेत बुनियादी ढांचे पर निर्माण करते हुए वहां सत्र किए जाने और धामी सरकार अब ठंड के नाम पर वहां सत्र करने से परहेज कर रही है, ऐसा आरोप लगाया है। ऐसे में कांग्रेस के जन भागीदार से प्रतीकात्मक विधानसभा का आयोजन कर भू कानून अंकित हत्याकांड, बेरोजगारी, महिला अपराध, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भर्ती घोटाले जैसे अग्निवीर भर्ती समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि धामी सरकार ने पक्ष विपक्ष के विधायकों द्वारा पत्र लिखकर सत्र गैरसैंण की बजाय देहरादून में कराने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया है, जिस पर अब बवाल छिड़ गया है। अब सवाल यह है कि क्या सत्र गैरसैंण में कराने से गैरसैंण का विकास होगा या फिर गैरसैंण सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। आज इसी पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। 26 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में शुरू होने जा रहा है। सरकार ने सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने भी सभी अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही सत्र पर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस विधानसभा का बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की सरकार से मांग कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने बजट सत्र दून में करने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। कांग्रेस सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। देखिए, सुरक्षा की बैठक होती है, इसमें हम लोग ये देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरह से विधानसभा हमारा सत्र चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, हमारे जनता को भी दिक्कत ना हो, लोगों को भी दिक्कत ना हो, सब अच्छे से सत्र चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र चले। तो तैयारी, चाहे पानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित रहें सत्र को चलाने में, उसकी आज ही बैठक। बिल्कुल
हमारी अभी जो पुलिस अफसरान यहाँ पहुँचे थे वो उसको डर है, एक उनको पता है किस तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रखनी है, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर की हो, चाहे जो एजिटेशंस होते हैं उनकी हो, वो उनको प्रक्रिया पता है, उन्हें ड्रिल पता है। आने वाला विधानसभा सत्र की तैयारियां हैं और अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन पता चल रहा है कि 26 तारीख से विधानसभा का सत्र है। पहले तो हम ये मांग करेंगे विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी अवधि लंबी रखी जाए, क्योंकि बजट सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें पहले दिन माननीय राज्यपाल साहब का अभिभाषण होता है तो एक दिन कुछ कार्य नहीं होता, उसके अगले दिन से बजट पेश होगा शाम को, तो उसके बाद तीसरे दिन बजट पर सामान्य चर्चा होगी। तो सामान्य चर्चा के लिए 70 हम सब विधानसभा के हम सदस्य हैं, तो 70 विधानसभा के सदस्य चर्चा करेंगे, तो उसके लिए लगभग 2 दिन चाहिए। और सामान्य बजट पर चर्चा के बाद विभागवार बजट पर चर्चा के लिए 4-5 दिन चाहिए। मैंने कहा ना, कांग्रेस को पहले तो अपने उन विधायकों को पूछना चाहिए कि उन्होंने ये पत्र संसदीय कार्य मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष को क्यों दिया, और वो तो पहले उन पर कार्रवाई करें और दूसरे विषय पर सोचें। ये केवल राजनीतिक इशू बनाना, ये कम से कम अब जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है तो जो चुनाव के दृष्टि के विषय हैं उन विषयों को एक प्रकार वो तिलांजलि दे देते हैं, और ऐसे विषय जिस विषय में उनका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की सरकार से मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने के सरकार के फैसले का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के विरोध में 27 फरवरी को गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित करने का भी फैसला लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि धामी सरकार ठंड के नाम पर गैरसैंण में सत्र करने से बच रही है। ऐसे में कांग्रेस गैरसैंण में जन भागीदारी से प्रतीकात्मक विधानसभा का आयोजन कर भू कानून, अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी, महिला अपराध, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाले, अग्निवीर भर्ती समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगी। बता दें कि धामी सरकार ने पक्ष विपक्ष के विधायक द्वारा पत्र लिखकर गैरसैंण की बजाय देहरादून में कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया है। कि लोगों में अवेयरनेस आए, जो शहीद हुए, जो हमारे आंदोलनकारी थे, उनके सपनों का उत्तराखंड हो, और सरकार को शर्म आए, क्योंकि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय प्रीतम सिंह जी कार्य मंत्रणा से इस्तीफा देते, उनकी बात नहीं सुनना जाती। दूसरी तरफ विधायकों के दस्तखत का बहाना बना के सत्र गैरसैंण ना करके देहरादून किया जा रहा है, जो अपने आप में शर्मनाक है। और ये हमारे जो शहीद हुए लोग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनका ये अपमान है। और कांग्रेस इसलिए वहाँ जो मेन मुद्दे हमारे उनको उठाएगी, क्योंकि सत्र भी कम दिन का है और मेन मुद्दे नहीं उठेंगे, इस बहाने से लोगों का ध्यान आकर्षण भी होगा। बिल्कुल नेता, देखिए उत्तराखंड का आंदोलन ने तो अपना द्विवार्षिक अधिवेशन भी गैरसैंण में ही करा। आप लोगों को वहाँ पे हमारा चुनाव पूरा संपन्न वहाँ पे गैरसैंण में ही करा। तमाम उत्तराखंड से, दिल्ली से लोग गैरसैंण पहुँचे, बड़ी भारी संख्या में पहुँचे वहाँ पे। पहाड़ के प्रति संवेदनशील नहीं हैं दोनों पार्टियाँ, ये लोगों को समझना होगा। वो शहर भी बसा रहे, मैं देख रहा हूँ पेपर में, शहर भी बसा रहे, तो प्लेन्स में बसा रहे, तराई में बसा रहे शहर। पहाड़ के प्रति उनका पहाड़ में बसा दो नहीं एक नया शहर, ऐसे नहीं लोगों का वहाँ पे जमावड़ा इकट्ठा होता, लोगों को सुविधाएं कैसे नहीं मिलती, लेकिन है ही नहीं मान रहे। अब जब तक दृष्टिकोण आपका ईमानदार दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक आप कुछ करेंगे थोड़ी नहीं। MLA भी ऊपर से आ जाते, फिर देहरादून के हो जाते हो, देहरादून में रहते, फिर भूल जाते हो पहाड़ को, फिर चुनाव लड़ने के लिए देखा 1 साल रह के चुनाव लड़ने के फिर दौड़ा भागी शुरू हो जाती है। तो इन लोगों को पहाड़ में कैसी शिक्षा चाहिए, 21वीं सदी की शिक्षा, हम देहरादून तो इसके हरिद्वार और तराई के इलाकों में जिस हिसाब से शिक्षा मिल रही है, अच्छे कॉलेजेस हैं, वैसी शिक्षा 21वीं सदी की शिक्षा पहाड़ के लोगों के, पहाड़ के बच्चों को कैसे मुहैया कराई जाए, कहीं उनके उसमें है ही नहीं। ऐसे में आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। फिर आप कह रहे हैं साहब वहाँ पे हम लोग जो है एक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी को मंत्री बनाएंगे, क्योंकि जनता आपको पूरी तरह से आपको नकार चुकी है। यानी कि जनता आपको कभी मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने वाली तो है नहीं। अब काल्पनिक रूप में तो आप बन ही सकते हैं, वो तो सपना कोई भी देख सकता है। तो इस प्रकार का सपना यदि कांग्रेस ये देख के कि साहब वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसी को मंत्री बना रहे हैं, किसी को वित्त मंत्री बना रहे हैं, तो ये उन्हीं को मुबारक है। और इसी प्रकार की जिंदगी उनकी अब कटने वाली है, क्योंकि जनता अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इनके कार्य पे विश्वास करती है, माने मोदी जी पे विश्वास कर रही है।
कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बजट सत्र पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सत्र के दौरान सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस विधायक जहां सदन के भीतर सरकार को घेरेंगे, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित कर सरकार को गैरसैंण के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आएंगे। सवाल ये है कि क्या सत्र गैरसैंण में करने से गैरसैंण का विकास होगा या फिर गैरसैंण सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा भर रह गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में और हम बात करेंगे रामनगर उत्तराखंड की, जहां पर विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 2024 और 10वीं 12वीं परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च को खत्म होंगी। इस बार बोर्ड की परीक्षा में कुल 2,10,354 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें 10वीं में 11,05,606 परीक्षार्थी, तो वहीं 12वीं में 9,04,748 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से इस बार 162 संवेदनशील के साथ अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 156 संवेदनशील जबकि 6 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। 2024 में सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं सुरक्षा को लेकर के, और प्रश्न पत्रों की भी सुरक्षा को लेकर के सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। प्रश्न पत्र संबंधित संस्थानों को 20 तारीख को उपलब्ध करा दिए गए और कुल संवेदनशील केंद्र 156 और अति संवेदनशील 6 केंद्र हैं। विशेष तौर पर छात्र संख्या के आधार पर ये केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील तथा दूरी को मानते हुए ये केंद्र निर्धारित किए। कुल 2,10,354 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और परिषदीय परीक्षा 2024 की संपूर्ण तैयारी पूर्ण हो चुकी है। सितारगंज में ड्यूटी कर वापस लौट रहे फैक्ट्री कार्मिकों की इच्छा नेशनल हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने टक्कर मारने के बाद लूट लिया है। टक्कर लगने से फैक्ट्री कर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से लूटा हुआ सामान भी बरामद किया है। लूट की वारदात का तत्काल खुलासा होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को नगद इनाम भी दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान सिपाही चंद्रप्रकाश यादव नरेंद्र यादव को लूट की वारदात में सराहनीय कार्य करने पर मैन ऑफ द मंथ चुना गया है। महोदय के निर्देश पे उत्तराखंड को भयमुक्त अपराध मुक्त बनाने की दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में एक सूचना हम लोगों को मिली जिसमें वादी द्वारा ये बताया गया कि उसके साथ ससैया में एक घटना कारित की है, लूट की घटना 3 लोगों के द्वारा। तो उसमें हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसकी अनावरण के लिए टीमों का गठन किया, क्योंकि हाईवे पे ये घटना कारित की गई थी, काफ़ी सेंसिटिव थी ये घटना। तो उसी तरह से उसका प्रोफेशनली रिस्पॉन्स करने के लिए सीओ सितारगंज, इंस्पेक्टर सितारगंज और एसएसआई सितारगंज के नेतृत्व में हम लोगों ने टीमों का गठन किया और जो टीमें गठित हुई उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग करी और उसके आधार पे मात्र 7 घंटे